नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में बिहार की छात्रा से दुष्कर्म हुआ है। जयपुर में 16 साल की नाबालिग छात्रा से रेप, और पढ़ाई के लिए बताया जा रहा है कि बिहार से वो जयपुर गई थी। जयपुर में किराए के मकान में रहती थी छात्रा, जिसके साथ रेप हुआ। रेप की घटना हुई है कई महीनों से। एक युवक था जो कि रेप कर रहा था। 4 महीने की गर्भवती है छात्रा, और जयपुर के मुरलीपुरा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान में बिहार की छात्रा से रेप। विष्णु शर्मा हमारे साथ है, सीधे जुड़ते हैं। विष्णु, क्या खबर है इस बारे में और क्या ताजा जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो दुष्कर्म की शिकार जो पीड़िता जो नाबालिग है वो करीब 16.5 वर्ष की है, जिसने जो जयपुर में पिछले लंबे समय से रह रही थी और यहीं पर एक निजी स्कूल में वो पढ़ाई करती है। उसने जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें कहा कि कुछ समय पहले एक होटल में उसकी एक युवक से उसकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद में उनकी अच्छी दोस्ती हुई, जान पहचान हुई, और उसके बाद वहीं पर युवक जो है उसने उसका दोस्ती का फायदा उठाते हुए एक होटल में जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद में वो उसके घर आने जाने लगा। अपने घर भी उस नाबालिग को लेकर के आया, जहां पर उसके साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ऐसे पिछले लंबे समय से देश शोषण की वारदात जो है नाबालिग के साथ चल रही थी। हाल ही में जब पीड़िता की जब तबीयत बिगड़ी और वह हॉस्पिटल पहुंची, तब उसे पता चला कि वो 4 महीने की गर्भवती है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो फिलहाल जो पीड़िता है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, और वहीं उसने जयपुर के मुरलीपुरा थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी जो है उसको पुलिस ने नामजद कर लिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन जल्द ही पुलिस का कहना है कि बयान में जो नाम सामने आए, जो उसके ठिकाने सामने आए, वहां दबिश देकर के आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शर्मा हमारे साथ, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि अभी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और राजधानी पटना से बड़ी खबर यह है कि जमीन ब्रोकर की हत्या की गई है। आशियाना फेज 2 में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। मृतक का नाम आनंद कुमार बताया जा रहा है, और कमरे से शव बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज हालांकि पुलिस खंगाल रही है, आगे की जांच जारी है। तो ये एक बड़ी खबर, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, ये पटना से ये बड़ी खबर है, जहां पर रोते बिलखते परिजन दिख रहे हैं, और पुलिस अभी तक तहकीकात में जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि सीसीटीवी फुटेज जो है, जो पुलिस के हाथ लगे हैं, उसे खंगाला जा रहा है कि कैसे उसके कमरे से ही उसका शव बरामद हुआ है। तो सभी एंगल से पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। छपरा ब्लास्ट पर न्यूज 18 आज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इस मामले में आईबी की एक चिट्ठी न्यूज 18 के हाथ लगी है, जो आज से ठीक 4.5 महीने पहले यानी 10 मार्च सभी जोन के आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को लिखी गई थी, जिसमें अवैध पटाखा फैक्ट्रियों को लेकर प्रशासन को अलर्ट किया गया था। चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया था कि ये अवैध पटाखा फैक्ट्रियां खतरनाक हैं और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी आतंकी वारदात को अंजाम देने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विस्फोटकों की आसानी से उपलब्धता की वजह से बोधगया और पटना के गांधी मैदान में ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। आईबी को इस बात के इनपुट मिले हैं कि आतंकी इन विस्फोटकों और विस्फोटकों के हैंडल करने में एक्सपर्ट लोगों का इस्तेमाल बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने में कर सकती हैं, और ऐसे में पटाखों का अवैध व्यापार राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। लिहाजा आतंकियों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटकों के अवैध व्यापार पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। आईबी ने भागलपुर और गोपालगंज विस्फोटों के बाद यानी कि 10 मार्च 2022 को 4 महीने पहले सभी जोन के आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को यह चिट्ठी लिखी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आईबी की चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि छपरा विस्फोट के रूप में यह एक नया धमाका सामने आया। जो अलर्ट जारी किया गया था आईबी की तरफ से, उस अलर्ट के बाबत हम जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे जो बैठे अधिकारी हैं उन्हें आईबी ने जो अलर्ट जारी किया था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि सभी जोनल पोल, रेंज पोल बिहार के जो है उन्हें यह अलर्ट जारी किया जा रहा है। और इसमें जो जानकारी दी गई थी कि जानकारी के अनुसार हाल ही में चूंकि ये अलर्ट जो है वो 10 मार्च 2022 को है, और इसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि आने वाले समय में ऐसी अवैध पटाखा फैक्ट्री जो है वो बिहार को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे अवैध पटाखा फैक्ट्री से जो है आतंकी बारूद,
हासिल कर सकते हैं और बड़ी साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ अवैध पटाखा फैक्ट्री पर अगर नकेल नहीं कसी गई तो बड़ी घटना जो है भविष्य में सामने आएगी। लेकिन महज 4 महीने के बाद ये घटना हो गई और इस 4 महीने के दौरान जो है प्रशासनिक अमले के अधिकारी जो है कुंभकर्णी नींद में सोए रहे हैं। और अभी हम बताते चले कि उस अलर्ट में क्या कुछ खास थी, क्या बातें थी। चूंकि इसको लेकर के हम बात करना चाहे एडीजी पुलिस मुख्यालय से, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। इस लेटर में जो लिखी गई बातें हैं कि जानकारी के अनुसार हाल ही में भागलपुर और गोपालगंज में घनी आबादी वाले क्षेत्र में चलाई जा रहे अवैध पटाखा निर्माण इकाइयों में विस्फोट की लगातार घटनाओं ने आग में गैर लाइसेंस अवैध निर्माण, भंडारण व व्यापार के व्यवस्था अस्तित्व से उत्पन्न खतरों के सामने लाया है। इसलिए ऐसे अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर अतिशीघ्र नकेल कसी जाए, इसके बारे में पता लगाया जाए और ऐसे पटाखा फैक्ट्री चलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन समय रहते आईबी के इस अलर्ट पे प्रशासन सजग नहीं हुआ और ये जो घटना है 5 लोगों की मौत जो ऑफिशियल घोषित की जा रही है, कई लोग घायल हैं तो की हालत नाजुक बताई जा रही है। किसी को माना जाए तो वो छपरा प्रशासन, सारण प्रशासन को और पुलिस महकमे में बैठे जो शीर्ष अधिकारी है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग न तो अपने अधीनस्थों को कार्रवाई करने का निर्देश दिए और न ही अब इस घटना के बाद कुछ ऑन द रिकॉर्ड बोलने को तैयार है। मौन रह करके अपनी कहीं न कहीं जो लापरवाही है उसे छिपाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। छपरा के खुदाई बाग में कल हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम रिजायू मियां बताया जा रहा है। साथ ही खैरा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है जिसमें अवैध तरीके से विस्फोटक बनाने का मामला दर्ज किया गया है। अस्पताल में भर्ती लोगों को अब छोड़ दिया गया है। फिलहाल एटीएस और एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है और इसके बाद यह पता चल पाएगा कि वहां से किस तरह के विस्फोटक मिले हैं। छपरा के खैरा में कल हुए बम ब्लास्ट मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। हालांकि अभी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इस बीच छपरा सदर अस्पताल में जो लोग भर्ती थे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि रियाजू मियां को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। रियाजू मियां वो शख्स है जो उस परिवार से जुड़ा हुआ था, इकलौता बचा हुआ शख्स है जो जिंदा था। और जैसे ही वो घटनास्थल पहुंचा तो पुलिस ने कल उसे हिरासत में ले लिया था। अभी टाउन थाने में रख के उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं। उसने कहा है कि लंबे समय से उसका परिवार भी ये पटाखे बनाने के धंधे में संलिप्त है। हालांकि उसने बम बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वो पटाखे के लिए जो सामग्री है वो कहाँ से लेकर के आता था, कौन लोग उसे सप्लाई करते थे और पटाखे कहाँ कहाँ जाते थे। इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। लेकिन अब राहत वाली बात है कि जो लोग अस्पताल में 2 लोग भर्ती थे उन्हें अब छुट्टी दे दी गई है और पुलिस अपनी जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। एसपी ने ये कार्रवाई की एक निर्देश दिया है। उस इलाके में लगभग 1 दर्जन ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं जो पटाखे व्यवसाय से जुड़े हुए थे। एसपी ने उन परिवारों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। फुलवारी शरीफ पीएफआई मॉड्यूल मामले में जलालुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पूछताछ के दौरान जलालुद्दीन ने पीएफआई से अपने संबंध को स्वीकार किया है, साथ ही कई अहम खुलासे किए हैं। नूरुद्दीन जंगी से भी एसआईटी ने कई सवाल किए जिसका जवाब देने के दौरान इन दोनों के पसीने छूट गए। बताते चले कि जलालुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी को एसआईटी ने 48 घंटे के लिए रिमांड पर ले रखा है और इस दौरान कई अहम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में जलालुद्दीन और नूरी से लगातार पूछताछ चल रही है। पूछताछ जो है वो 48 घंटे के रिमांड के दौरान जो है वो चल रही है। थोड़ी देर में रिमांड अवधि जो है वो पूरी हो जाएगी और फिर जलालुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी जो है उसे मेडिकल करवा करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर कोर्ट के निर्देशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। बताते चले कि अब तक जो पूछताछ हुई है, गहन पूछताछ, वो एसआईटी जो है पटना पुलिस की उसके द्वारा किया गया है, एटीएस के द्वारा किया गया है। आईबी के जो अधिकारी थे वो भी इस पूछताछ में मौजूद थे और इस दौरान नूरुद्दीन जंगी और मोहम्मद जलालुद्दीन से जो पूछताछ हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले तो जलालुद्दीन ने अपना गुनाह जो है वो कबूल नहीं किया था। पीएफआई से जो उसके ताल्लुकात थे उसके बारे में उसका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब जलालुद्दीन को अतहर और जो दूसरे साथी है उससे पूछताछ के जो वीडियो दिखाया गया, ऑडियो सुनाया गया, तब जाकर जलालुद्दीन ने स्वीकारा कि उसके संबंध जो है वो पीएफआई से है। और पीएफआई के जो सदस्य हैं उनको लगातार जो दूसरे राज्यों से आते थे, चेन्नई से आते थे और दूसरे जो राज्यों से आते थे तो उन्हें वो रोकता था, अपने घर में रखता था और दूसरे ठिकानों पर भी उसे रखता था। और साथ ही साथ जो नूरुद्दीन जंगी है उससे जब एसआईटी ने पूछताछ किया तो पीएफआई से उसे किसने जोड़ा है, अब तक उसने पीएफआई से जुड़े कितने सदस्यों को
वो कोर्ट में पैरवी की और क्यों की, पैरवी के बदले में उसे कितने पैसे मिलते थे, लखनऊ और दिल्ली लगातार आने जाने की वजह क्या थी। तो जिस पर नुरुद्दीन जंगी ने जो पुलिस को बताया है कि वो पेशे से अधिवक्ता है, इसी सिलसिले में वो दिल्ली आना जाना उसका लगा रहता था, लखनऊ आना जाना लगा रहता था। जलालुद्दीन से एसआईटी ने यह भी सवाल किया कि झारखंड में पोस्टिंग के दौरान भी क्या आप जो है वो पीएफआई के संपर्क में थे, तो जिस पर जलालुद्दीन ने मौन रहा, कुछ नहीं कहा। कई ऐसे सवाल भी रहे जब नुरुद्दीन और जलालुद्दीन से जब पूछा एसआईटी की टीम ने तो दोनों के पसीने छूटने लगे। कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ में जो बातें सामने आई है उसके आधार पर आगे और भी कई लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चूंकि इस मामले में 26 लोग आरोपी हैं फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में, और इसमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बात अगर हम करें जो गजवाए हिंद का मामला है उस मामले में एक जो है वो ताहिर गिरफ्तार है। तो ऐसे में दोनों मामलों को जो है अब एनआईए देखेगी और इसको लेकर के एनआईए जल्द ही जो है वो एक्शन में आएगी और फिर जो पूछताछ एनआईए इन लोगों से जो है वो अलग तरीके से करेगी और इसमें कई अहम खुलासे जो होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। जिहादी ट्रेनिंग केस के 2 आरोपियों से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। पटना के SC/ST थाने में आरोपी जलालुद्दीन और नुरुद्दीन जंगी से पूछताछ हो रही है। एनआईए के साथ पटना पुलिस की एसआईटी की टीम मौजूद है। आरोपी जलालुद्दीन और नुरुद्दीन जंगी की 48 घंटे की एसआईटी रिमांड आज खत्म हो रही है और आज की पूछताछ में 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली बात यह कि फुलवारी शरीफ के जिन अहमद पैलेस में जिहादी ट्रेनिंग चल रही थी उसके मालिक जलालुद्दीन ने अब पीएफआई से अपने संबंध को कबूला है। वहीं नुरुद्दीन जंगी से जो सवाल पूछे गए उसे सुनकर उसे पसीने आने लगे। मॉड्यूल मामले में रिमांड पर लिए गए 2 अभियुक्तों जलालुद्दीन और नुरुद्दीन जंगी से 48 घंटे तक पटना पुलिस की एसआईटी ने पूछताछ की है और अब रिमांड अवधि खत्म हो रही है। 2 दिनों के लिए रिमांड अवधि मिली थी 48 घंटे की और रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अब दोनों जो अभियुक्त हैं उन्हें वापस जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। देखिए एक जो अभियुक्त है वो इस वक्त बैठ रहा है गाड़ी में, पुलिस की टीम उसको लेकर यहाँ से रवाना होगी और निश्चित तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय है चूँकि यहाँ पर एनआईए की टीम भी मौजूद है और पटना एसएसपी के नेतृत्व में भी पूछताछ हुई है और तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त इन दोनों अभियुक्तों को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक अभियुक्त जो है वो गाड़ी में बैठ गया, आप तस्वीरों में देखिए, और उसको अब ले जाने की यहाँ से तैयारी की जा रही है। उसको पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से फिर उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो आप तस्वीरों में देखिए एक जो अभियुक्त है उसको चेहरा ढका हुआ है, लेकिन अब उसको लेकर एसआईटी की टीम कोर्ट के लिए रवाना हो गई है। एक और अभियुक्त अभी भी है जहां अभी अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी रिमांड अवधि 48 घंटे की ही थी और उसे भी यहां से लेकर एसआईटी की टीम अभी से थोड़ी देर के बाद निकलेगी। सबसे बड़ी बात यही है कि आप तस्वीरों में देखिए पटना एसएसपी की गाड़ी भी लगी हुई है, यानी एसएसपी यहां मौजूद है और एसएसपी के नेतृत्व में पटना पुलिस की एसआईटी हो या फिर एनआईए की टीम हो, दोनों लगातार इंट्रोगेशन कर रही है। कई ऐसे प्रश्न थे जिसका जवाब एसआईटी की टीम जानना चाहती थी एनआईए की मौजूदगी में, और देखना होगा इस पूछताछ में क्या कुछ बात निकलकर सामने आई है, क्योंकि ये तय है कि जलालुद्दीन हो या फिर लखनऊ में यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया गया नुरुद्दीन जंगी जो पेशे से अधिवक्ता है, इन दोनों के सीधे तौर पर संबंध पीएफआई से हैं और पूछताछ में जो रिमांड में लिया गया था इसमें पूछताछ से भी यह खुलासा हो चुका है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है और जो तस्वीरें आपने दिखाई, पसीने छूट रहे हैं, जो सवाल है उसके उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, और क्या ताजा जानकारी इस वक्त की है? देखिए बिल्कुल, जलालुद्दीन जो पेशे से रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है उसको लेकर पुलिस कोर्ट पहुंच गई है और नुरुद्दीन जंगी अब भी यहाँ पर मौजूद है, जिसे अभी से थोड़ी देर के बाद एसआईटी की टीम कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और फिर से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात, अभी एसएसपी और एनआईए के अधिकारी, चूंकि इस पूरे मामले को एनआईए को हैंड ओवर कर दिया गया, तो एनआईए के अधिकारी भी यहाँ पर SC/ST थाने में मौजूद थे और इन दोनों के प्रेजेंस में पूछताछ हुई है। कई ऐसे सवाल थे जिस पर संतुष्ट हो जाना चाहती थी एसआईटी की टीम, चूंकि 48 घंटे के पटना पुलिस के रिमांड पर है दोनों अभियुक्त और अब पूरी तरीके से हैंड ओवर कर दिया गया। चूंकि 48 घंटे तक की अवधि थी पटना पुलिस के पास, उसने पूछताछ कर ली है। एसएसपी यहाँ से निकले हैं अभी सब महज 2-3 मिनट पहले। अब एनआईए के अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं और पूरी तरीके से अब ये जांच का जो जिम्मा है एनआईए के अधीन आ गया। कई ऐसे सवाल जिन सवाल पर अटके हैं दोनों और जो पहले ये मान रहे थे कि पीएफआई से इनका कोई संबंध नहीं है,
तो जो पहले पूछताछ की गई थी इस मामले में अतहर परवेज और एक और जो अभियुक्त अरमान मलिक जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, उनसे जो सवालात में जो जवाब आए थे और उसके बाद जो एविडेंस पटना पुलिस ने कलेक्ट किया है उसमें इन दोनों ने हामी भर दी है। यानी अब इनका पीएफआई से पूरा संबंध है और कई गतिविधियां जो थी उसमें ये शामिल रहे थे। तो निश्चित तौर पर इनका जो दावा था वो खारिज हो गया है और पटना पुलिस दावा कर रही है एसआईटी की टीम की इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और उस पर जांच का दायरा अब एनआईए आगे बढ़ाएगा। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आगे की जांच अब अपनी दिशा में है। हालांकि यहां पर जो नुरुद्दीन को आपने देखा कि उसे पहले ले जाया गया है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी कई क्लू अभी खुलने बाकी हैं। इधर सिवान से एक बड़ी खबर आ रही है, एनआईए की टीम पहुंची है सिवान और जम्मू से एनआईए की टीम पहुंची है। याकूब खान को हिरासत में लिया गया है, जेल में बंद है याकूब खान और हथियार बेचने के मामले में इससे पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर, एक से दूसरे मामले लिंक होते जा रहे हैं और सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी मृत्युंजय बताएंगे। मृत्युंजय। ये देखिए, एनआईए की टीम सिवान पहुंची है और याकूब खान जो कि जेल में बंद था, बताया जा रहा है कि हत्या के मामले में जेल में बंद था, इसको एनआईए की टीम ने अपने हिरासत में लिया है और सिवान कोर्ट में पेश करे। तो अभी कुछ क्लियर नहीं बता पा रही एनआईए की टीम आखिर किस लिए उठाया गया, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा इसे किस लिए उठाया जा रहा है। लेकिन आशंका ये व्यक्त किया जा रहा है, सूत्र है वो बता रहे हैं कि आज से 5-6 माह पहले एक लड़का की गिरफ्तारी हुई थी जो सिवान जेल में बंद था। उस पर पिस्टल बेचने का आरोप छपरा कुछ लड़का पर लगा हुआ था और वो अपराधी जो छपरा से आतंकी संगठन को हथियार सप्लाई किए। तो उस मामले में कहीं ना कहीं एक लिंक जुटा दिख रहा है। हालांकि थोड़ी देर में क्लियर होगा कि जो एनआईए की टीम से उठाई है, जो पूछताछ कर रही है, आखिर वो मामला क्या है। लेकिन जब जो सूत्र है वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं हथियार के मामले में इससे पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। वैशाली में साधु के वेश में संदिग्धों की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने जहां इस पर कार्रवाई की मांग की है, वहीं आरजेडी को इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है। दूसरे धर्म के प्रति और उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। अब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को जोड़ कर करके अगर उसका कोई लाभ उठा रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस प्रकार का काम हो रहा है। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। कई ऐसे मौक़ों पर देखा गया है जब हिंदुओं के पर्व त्योहार में मुसलमान भाइयों के द्वारा कार्य किए जाते रहे हैं और हर चीज़ को धर्म के चश्मे से बीजेपी को नहीं देखना चाहिए और बार बार ऐसे ही मुद्दों को लेकर के बीजेपी आतंकवाद का राग अलापती है। इसलिए हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। खबर है सिवान से, जहां निजी अस्पताल में सफाई कर्मियों को कमरे में बंद कर पिटाई की खबर सामने आई। पिटाई करने का आरोप डॉक्टर पर है। दरअसल पीड़ित महिला का कहना है कि 3 महीने से उन्हें बकाया वेतन नहीं मिला है और बार बार मांगने पर बात को टाला गया। जब हम लोगों ने दोबारा वेतन की मांग की तो वो अपने अस्पताल कर्मियों से दरवाजा बंद कराकर अंदर कमरे में बंद कर उन्हें बेरहमी से पिटाई करने लगे। इस मामले में अस्पताल पक्ष कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। पीड़ित महिलाओं ने थाना में डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। 3 महीना के काम कल छोड़े में से पैसा 10 दिन से खेल खिलावत रहन, पैसा का जाइए काल होइए सर पैसा आज बोलल मन दी तो तुम डोम चमार हो पैसा खातिर आवत लो। हिम्मत कितना बोला हमरा क्लिनिक पर ढुके के, हमरा रूम में हॉस्पिटल पर पहुंचे के, काची के काम करने हो, झाड़ू पोछा पूरी काचा रहा सफाई पाइए के। तो हमको तो आ जाइए तो काल आइए। तो हमको सर 5 दिन हो गए, हमने क्या 6 दिन आए से पैसा दी तो ठीक है चलो ऊपर दिया ऊपर गए तो सर देना केवाड़ी में बंद कर दिला। 3 दिन से पैसा 4 दिन से जात रहने मांगे ना मिलत रही। आज जाइए काल आई हो 4-5 से हैरान होता से तो आज नहीं है पैसा मांगे खातिर। तो कौन सर हमारे दी परमेंट मान लिया हम लड़का फैका का खाइए सन डरकियन काम करता नहीं तो तो बहुत डोम चमार कहे के पैसा खातिर नेटी पर चढ़ गई बड़ी। तो हम कहने की बताई कि अब ररकियन कमातन तो केकरा के जाई नेटी पर चढ़े खातिर। आज 3 महीना से पैसा हमके बाकी बा दौड़ावत रहन ओने मिलत रहला 3 महीना से हमके पैसा बाकी रहला। तो डोम चमार कहे के पैसा खातिर नेटी पर चढ़ गई कर लो के पैसा एबरा ना मिली। पिछले कुछ दिनों में लगातार हुई बारिश का असर अब नदियों में दिखने लगा। पटना में गंगा उफान पर है और पटना एनआईटी घाट पर गंगा की लहरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए।
पिछले दिनों झमाझम बारिश हुई और जिसके बाद कई नदियां उफान पर है। राजधानी पटना की गंगा घाट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गंगा नदी में लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और ये तस्वीरों से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर गंगा उफान पर है। मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव के जो चबूतरे बनाए गए हैं वो चबूतरा पहले आपको दिखाई देता था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गंगा में जल प्रवाह है, जो धारा है, किस कदर वो बढ़ रही है। और अगर मीटर के अनुसार हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये मीटर देखिए, 3 मीटर यहाँ लगाए गए हैं। एक जो पहला मीटर है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। लगभग 6 मीटर का वो ये लेंथ था जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और यहाँ जो पहले पानी बिल्कुल उससे भी आगे थी, अब वो पानी यहाँ तक पहुँच गई है और धीरे धीरे ये जो जल है, गंगा का जो जल प्रवाह है वो बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि इस तरीके से खतरा मोल ना ले। बावजूद इसके यहाँ जो लड़के हैं वो गंगा में नहा रहे हैं, पानी लगातार बढ़ रहा है और अपील भी यही की जा रही है कि जो गंगा का प्रवाह है उसके मद्देनजर खतरा मोल ना ले। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंगा की धारा ही धारा नजर आ रही है। लगातार कई नदियां उफान पर है और गंगा का जलस्तर भी अब बढ़ने लगा है और धीरे धीरे उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो NIT घाट है, धीरे धीरे गंगा का जलस्तर बढ़ेगा। पिछले 2 दिनों में इस तरीके से गंगा का जो जलस्तर बढ़ा है, आगे और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।